नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी अगली पोएम के बारे में, जिसका नाम है द सेवन एजेस ऑफ मैन। मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं। और ये जो पोएम है ये लिखी गई है प्रख्यात कवि विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जो कि इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि थे। और इनका जन्म हुआ था 1564 में, 1564 ईस्वी में, और उनका निधन जो हुआ था वो 1616 में हुआ, 1616 ईस्वी में। ये चित्र आप देख पा रहे हैं, ये विलियम शेक्सपियर का ही है। और शेक्सपियर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम ले लेते हैं। शेक्सपियर रोट एटलीस्ट, शेक्सपियर ने कम से कम लिखे 38 प्लेज, 38 नाटक, एंड ओवर 150 शॉर्ट एंड लॉन्ग पोएम्स। और इसके साथ साथ 150 से भी ज़्यादा छोटी और बड़ी कविताएं भी उन्होंने क्या की हैं, लिखी हैं। तो ये कुछ बातें थी शेक्सपियर के जीवन के बारे में। अब हम बात करते हैं उस पोएम के बारे में जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अबाउट द पोएम सेक्शन देखते हैं कविता के विषय में। द सेवन एजेस, ये जो 7 अवस्थाएं हैं, इज एन एक्सट्रैक्ट, ये एक अंश लिया गया है फ्रॉम शेक्सपियर्स फेमस प्ले, शेक्सपियर के एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक से, जिसका नाम एज यू लाइक इट है। तो उन्होंने एक नाटक लिखा था एज यू लाइक इट, उसी नाटक में से ये आपकी पोएम को क्या किया गया है, लिया गया है। द पोइट, कवि जो आपके हैं शेक्सपियर, कंपेयर्स दिस वर्ल्ड, वो इस संसार का एक तुलना करते हैं टू ए स्टेज, एक रंगमंच से, ऑफ ए थिएटर, जो कि किसी नाटक कंपनी में दिखाया जाता है, एंड ऑल इट्स मैन एंड विमेन, और संसार में जितने भी जो पुरुष हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, टू एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, लेखक उन सभी पुरुष और महिलाओं को क्या करता है, एक नेता या फिर अभिनेता या अभिनेत्री के रूप में क्या करता है, वो उनको मानता है। तो सारे वर्ल्ड को, तो संसार को तो वो एक रंगमंच मानता है, और यहाँ रहने वाले सभी लोगों को अभिनेता और अभिनेत्रियों के रूप में वो क्या करते हैं, देखते हैं। दे टेक बर्थ, क्योंकि वो सभी इस संसार में जन्म लेते हैं, प्ले 7 डिफरेंट रोल्स, और अपने जीवन के 7 अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग अभिनय वो दिखाते हैं या फिर अभिनेता के रूप में कार्य लाते हैं, एंड डाई, और अंततः क्या हो जाते हैं, ऐसा करते हुए वो मर जाते हैं। तो व्यक्ति के जीवन की 7 अवस्थाओं के बारे में बता रखा है। दीज 7 स्टेजेज, ये जो 7 अवस्थाएं हैं ऑफ मैंस लाइफ, किसी मनुष्य के जीवन की, आर दैट ऑफ, वो इस प्रकार से हैं। हाईलाइटेड जो आप देख रहे हैं, सारे ये 7 अवस्थाएं आपको बता रखी हैं। एन इन्फेंट, इनमें पहली जो अवस्था है वो एक शिशु की अवस्था है, जब बच्चा जन्म ही लेता है कुछ समय पर। स्कूल बॉय, उसके बाद में दूसरी अवस्था आती है विद्यालय में जाने वाले लड़के के रूप में। फिर तीसरी अवस्था है एक लवर के रूप में, प्रेमी के रूप में। चौथी अवस्था एक सोल्जर, सैनिक के रूप में। 5वीं अवस्था है एक जस्टिस, या जिसे आप जज कहते हैं, न्यायाधीश के रूप में। और 6वीं जो अवस्था है ओल्ड पेल्टनूल के रूप में है, एक बूढ़े अजीब दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति के रूप में 6वीं अवस्था आती है। एंड सेकंड चाइल्डिशनेस, और इसके साथ में 7वीं अवस्था आती है एक वही दूसरी बच्चों की अवस्था, जो कि व्यक्ति अपने जीवन में पहले ही क्या कर चुका होता है, गुजार चुका होता है। आफ्टर प्लेइंग दीज 7 रोल्स, और जब वो अपने जीवन में ये 7 अवस्थाएं और 7 अभिनय कर लेता है, एंड लिविंग थ्रू दीज स्टेजेस ऑफ लाइफ, और अपने जीवन में जब वो इन अवस्थाओं से गुजर जाता है, मैन डिपार्ट्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड, तब वो इस संसार से विदा ले लेता है और यहाँ से प्रस्थान कर जाता है। इट एंड्स द स्ट्रेंज, और इससे ये अजीब प्रकार की एंड इवेंटफुल हिस्ट्री, और एक घटनाक्रम से परिपूर्ण उसका जो इतिहास है, ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का जो इतिहास होता है वो एंड हो जाता है, इसी प्रकार से उसका अंत हो जाता है। तो पॉइंट आपसे कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, और जन्म लेने के साथ ही मृत्यु तक अपने जीवन में 7 प्रकार की अवस्थाओं में वो 7 प्रकार के क्या करता है, अभिनय दर्शाता है, कार्य करता है। उन्हें ही 7 एजेस ऑफ लाइफ कहा गया है, या मैन कहा गया है। तो पहले बात कर लेते हैं इस आपकी पोएम में कौन कौन से ऐसे वर्ड मीनिंग्स होगी जो हम पढ़ेंगे और हमें आगे देखने को मिलेंगे। स्टेज, स्टेज का मतलब होता है मंच, रंगमंच जिसे आप कहते हैं, स्टेज। पार्ट्स का तात्पर्य वैसे हिस्से होते हैं, लेकिन यहाँ पे है भूमिकाएं। म्यूलिंग का तात्पर्य यहाँ पे है मिमियाते हुए या रोते हुए। पकिंग का मतलब होता है उल्टी करता हुआ। वाइनिंग का तात्पर्य है गिड़गिड़ाना या फिर शिकायतें करना। और सेचुल, सेचुल का तात्पर्य होता है छोटा थैला। स्नेल, स्नेल घोंगे को कहा जाता है, ये एक तरह का एक कीट होता है। अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छा से, जिसमें इच्छा नहीं हो। शाइंग का तात्पर्य होता है आह बढ़ते हुए, किसी के दुख के रूप में, किस उस दर्द को बाहर प्रदर्शित करने के लिए आह के रूप में क्या किया जाता है, शाइंग कहा जाता है। और वॉफुल का तात्पर्य होता है दर्द भरा।
बैलड, बैलड का तात्पर्य होता है गीत। ऑथ्स, ऑथ्स का तात्पर्य होता है शपथ या फिर बातें। बियर्डेड का तात्पर्य होता है दाढ़ी सहित, जिसकी दाढ़ी होती है, बियर्ड होती है, उसे बियर्डेड कहा जाता है। पार्ड का तात्पर्य होता है तेंदुआ, ये एक जानवर के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। सडन एंड क्विक, सडन एंड क्विक का तात्पर्य होता है हमेशा तैयार रहना। बबल, बबल कहते हैं बुलबुला जो पानी में आप देखते हैं उड़ता हुआ। कैनन, कैनन्स कहते हैं तोप का, कैनन तोप को कहा जाता है, तो एपोस्ट्रोफे के साथ क्या हो जाता है, ये कैनन्स तोप का बन गया है। बैली का तात्पर्य पेट होता है। कैपन का मतलब होता है नर चूजा। लाइंड का तात्पर्य यहाँ पे हम लेंगे भरा हुआ। सॉज, सॉज का तात्पर्य यहाँ पे कहावतें हैं, सेइंग्स जिसे आप कहते हैं। पैंटालून का तात्पर्य है अजीब बूढ़ा व्यक्ति, एक ऐसा बूढ़ा आदमी जो कुछ अजीब लग रहा है, सामान्य नहीं लग रहा है, उसे पैंटालून कहा जाएगा। पाउच, पाउच का तात्पर्य यहाँ पे हम देखेंगे लटकी हुई चमड़ी, जब चमड़ी ढीली हो जाती है बुढ़ापे के कारण उसे पाउच कहा गया है। हौज, हौज का तात्पर्य है कमर से पैर तक के जो जुराब होते हैं उन्हें हौज कहा जाता है। श्रंक, श्रंक का तात्पर्य है सिकुड़े हुए। और सैंक, सैंक कहा गया है टांगों को, जो पैर होते हैं उन्हें कहा गया है। ट्रेबल पाइप्स, ट्रेबल पाइप्स का तात्पर्य है पतली आवाज, पतली आवाज, उसे ट्रेबल पाइप्स के नाम से जाना गया है। चाइल्डिशनेस, चाइल्डिशनेस का तात्पर्य होता है बचपना, बचपन के दिन जिन्हें आप कहते हैं। ऑब्लिवियन का तात्पर्य होता है भूल जाना, विस्मृति की जो स्थिति होती है उसे ऑब्लिवियन कहा जाता है। सेंस, सेंस का मतलब होता है बिना या रहित, विदाउट जिसे आप कहते हैं। तो ये आपके कुछ इस पोएम में देखी जाने वाली आपके लिए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो आप अभी पोएम में देखेंगे। आप यूट्यूब पर इंग्लिश विद सुरेश जहांगीर टाइप करके इस चैनल तक पहुंच सकते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, पोएम अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन, मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं। ऑल द वर्ल्ड, ये सारा जो संसार है, स्टेज अपने आप में क्या है, एक रंगमंच है। तो कवि ने सारे आपके इस संसार को एक रंगमंच कहा गया है। एंड ऑल द मैन, और इस संसार में जीने वाले दिखने वाले सारे के सारे पुरुष, एंड वुमेन, और सारी की सारी जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, मियरली प्लेयर्स, इस रंगमंच पर केवल अभिनय करने वाले क्या हैं, अभिनेता हैं। दे हैव, देयर एग्जिस्ट्स, आप देखते हैं रंगमंच के ऊपर व्यक्ति का जब किरदार पूरा हो जाता है तो वो वहाँ से गुजर जाता है। संसार में भी ऐसा ही होता है, जब उसके कार्य पूरे हो जाते हैं तो वह मृत्यु को प्राप्त होकर यहाँ से चला जाता है। एंड देयर एंट्रेंसेज, और व्यक्ति जन्म लेकर इस संसार रूपी स्टेज पर क्या करता है, प्रवेश करता है। एंड वन मैन, और एक व्यक्ति इन हिज लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में, प्लेज मैनी पार्ट्स, अनेक प्रकार के अभिनय क्या करता है, दर्शाता है या दिखाता है, भूमिकाएं अदा करता है। हिज एक्ट्स, और इसके ये जो काम हैं, बीइंग 7 एजेस, उन्हीं को 7 अवस्थाएं कहा गया है। तो कवि कहते हैं कि ये जो आपका संसार है, ये सारा का सारा संसार एक स्टेज है, एक रंगमंच है। और इस संसार में दिखने वाले जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, अपने आप में क्या हैं, प्लेयर्स हैं, अभिनय करता हैं। और उनका इस जीवन में आना होता है, एंट्रेंसेस होते हैं उनके, और उनके एग्जिट्स भी हो जाते हैं। एंट्रेंस का मतलब वो जन्म लेते हैं, और एग्जिट का तात्पर्य यहाँ पे है क्या होना, मृत्यु हो जाना। और अपने जीवन में प्लेज मैनी पार्ट्स, वो अनेक प्रकार की भूमिकाएं इस रंगमंच रूपी संसार में क्या करते हैं, दिखाते हैं। और इन्हीं उनकी जो भूमिकाएं हैं उन्हें 7 अवस्थाओं के रूप में हम क्या करेंगे, मनुष्य के जीवन की देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, पहली अवस्था देखते हैं, पहली अवस्था कौन सी है। ये जो हाईलाइटेड आप देख पा रहे हैं, ये अवस्थाएं जो 7 अवस्थाएं हैं उनको निर्देशित करती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एट फर्स्ट, सबसे पहले द इन्फेंट, जब मनुष्य जन्म लेता है तो एक शिशु के रूप में वो क्या होता है, संसार के सामने आता है। तो मनुष्य के जीवन की पहली अवस्था एक शिशु के रूप में होती है। म्यूलिंग, क्योंकि इस समय वो क्या करता है, वो अपने आप में रोता रहता है, मिमियाता रहता है। एंड पकिंग, और उल्टी करता रहता है। ए नर्स आर्म, अपनी धाई के हाथों में, क्योंकि उसकी जो धाई है वो उसे गोद में रखती है, तो वो रोता भी है और अपनी धाई के हाथों में या उसकी बाहों में क्या करता है, वो उल्टी भी करता रहता है। एंड देन, और उसके बाद में
ये तो पहली अवस्था थी। अब उसके बाद में बढ़ते हैं दूसरी अवस्था की तरफ। द वाइनिंग स्कूल बॉय। वाइनिंग का तात्पर्य शिकायत करता हुआ। स्कूल बॉय एक विद्यालय में जाने वाला लड़का। विद हिज सैचल, और अपने साथ वो लेकर जाता है अपना वो एक छोटा सा थैला। तो पहली अवस्था तो आपको बताई कि एक इन्फेंट के रूप में, एक शिशु के रूप में होता है, लेकिन जब शिशु की अवस्था उसकी पूरी हो जाती है तो वो एक स्कूल जाने वाले बच्चे के रूप में दिखाई देता है। और वह क्या करता है, अपने आप में शिकायत करता है। स्कूल नहीं जाने के वो बहाने बनाता है, अनेक प्रकार के बहाने बनाता है, और साथ में उसके कंधे पर क्या होता है, एक छोटा उसका थैला लटका रहता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह सुबह जब वो विद्यालय जाता है, जब उसकी माँ उसे तैयार करती है तो उसका चेहरा अपने आप में सुबह चमकता नजर आता है। क्रीपिंग, लेकिन वो रेंगता हुआ आगे बढ़ता है, लाइक स्नेल, जैसे वो कोई घोंगा हो। अनविलिंगली टू स्कूल, और स्कूल जाने की उसकी बिल्कुल भी क्या नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है। तो दूसरी अवस्था में वो एक विद्यालय जाने वाला बच्चा होता है। हालांकि वो बहुत सारी शिकायतें करता है इस विद्यालय के प्रति, विद्यालय जाने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। हालांकि सुबह सुबह वो नहाने धोने के कारण उसका जो चेहरा है वो बहुत ही सुंदर नजर आता है, लेकिन वो एक घोंगे के समान रेंगता हुआ अनिच्छा से विद्यालय की तरफ जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी विद्यार्थी मन से क्या नहीं करता है, सामान्यतः स्कूल नहीं जाता है। अब बढ़ते हैं इसकी तीसरी अवस्था की तरफ, मनुष्य की। एंड देन ए लवर, और बाद में जो व्यक्ति है वो पहुंचता है अपनी तीसरी अवस्था में, जो उसकी है एक प्रेमी की अवस्था। शाइंग, क्योंकि उस प्रेमी की अवस्था में वो आह बढ़ता है अपनी प्रेमिका की याद में, लाइक फर्नेस, एक भट्टी के समान। एक भट्टी के समान उसके हृदय से गर्म गर्म आहें निकलती है। विद ए वॉफुल बैलड, और साथ में दर्द भरा वो एक गीत लिख देता है। गीत वो लिख देता है, मैड जिसे वो बनाता है, लिखता है, टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी प्रेमिका की बोहों को याद करते हुए। तो तीसरी अवस्था में वो एक प्रेमी होता है और अपनी प्रेमिका को याद करते हुए वो आह भरते रहता है, और अपनी प्रेमिका की बोहों को याद करते हुए उनकी प्रशंसा में वो अनेक प्रकार के बैलड क्या कर देता है, लिख देता है। और उस बैलड में, उस गीत में अपने आप का वो वॉफुल होता है, मतलब अपना दर्द क्या करता है उसमें वो जाहिर करता है। वो ये दिखाना चाहता है कि मैं अपनी प्रेमिका के वियोग में बहुत क्या हूँ, दुखी हूँ। ये तीसरी अवस्था थी मानव जीवन की। अब बढ़ते हैं चौथी अवस्था की तरफ। देन ए सोल्जर, तब वो बढ़ता है चौथी अवस्था की तरफ, और चौथी अवस्था कवि ने आपको बताई है एक सैनिक के रूप में। सैनिक के रूप में वो अपने जीवन में क्या करता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, अपने जीवन में, सैनिक के जीवन में वो अजीबो गरीब तरह की अनेक प्रकार के अपने ऑथ्स लेता रहता है, संकल्प लेता रहता है। एंड बियर्डेड, और वो दाढ़ी बढ़ा लेता है, लाइक द पार्ड, एक तेंदुए के समान। तो सैनिक का एक वेशभूषा आपको दे रखी है कि वो एक तेंदुए के समान दाढ़ी बढ़ा के रखता है, और साथ में अनेक प्रकार की कस्में, वादे और संकल्प क्या कर लेता है, वो लेता है। जेलस, और वो ईर्ष्याशील होता है, ईर्ष्यालु रहता है, इन ऑनर, सम्मान के लिए। वो हमेशा ईर्ष्या करता है दूसरों के सम्मान के लिए, क्योंकि उस सम्मान को वो खुद प्राप्त करना चाहता है। सडन एंड क्विक, और वो हमेशा तैयार रहता है, इन क्वेल्ड, लड़ने के लिए, सेना की तरफ से लड़ने के लिए, देश की तरफ से लड़ने के लिए वो हमेशा ही सडन एंड क्विक रहता है। इट मीन्स ऑलवेज प्रिपेयर्ड रहता है, हमेशा तैयार रहता है। सीकिंग, और वो ढूंढने के लिए चला जाता है। द बबल रेपुटेशन, उस क्षण भंगूर, उस प्रतिष्ठा को। बबल जैसे एक बुलबुला होता है, पानी के अंदर कुछ ही समय तक रहता है और फूट जाता है, वैसे ही अपने जीवन में वो प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। हालांकि उसकी जो प्रतिष्ठा है वो कुछ ही समय के लिए होती है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए सीख करता है, उसे ढूंढता रहता है। और ऐसी प्रतिष्ठा के लिए इवन इन द कैनन्स माउथ, वो किसी तोप के मुंह में भी जाने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, और किसी भी संकट से वो क्या नहीं होता है, डरता नहीं है। चौथी जो अवस्था है सोल्जर की, उस समय वो अनेक प्रकार के संकल्प लेता है, कस्में वादे लेता है, तेंदुए के समान अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है, और सम्मान के लिए दूसरों से ईर्ष्या करता है, और लड़ाई के लिए हमेशा वो सडन एंड क्विक रहता है, तैयार रहता है, और अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए वो कैनन के माउथ में, तोप के मुंह में जाने के लिए भी क्या रहता है, तैयार रहता है। ये उसकी चौथी अवस्था है। अब हम बढ़ते हैं उसकी पांचवी अवस्था की तरफ। एंड देन द जस्टिस, और बाद में वो अपना जीवन आगे बढ़ाता है एक न्यायाधीश के रूप में।
एक जज के रूप में इन फेयर राउंड बेली, उसकी एक गोल मटोल और एक अच्छी सी फैली हुई क्या है, तोंद है। विद गुड कैपन लाइंड, जिस तोंद में उसने नर चूजों का मांस क्या कर रखा है, भर रखा है। तो जस्टिस जब वो बन जाता है तो वो मांसाहारी होने के कारण बहुत सारे नर चूजों को क्या हो जाता है, वो खा जाता है। इस वजह से उसकी जो बैली है, पेट है, वो क्या हो जाता है, गोल मटोल बन जाता है। विद आइज, जबकि उसकी जो आंखें हैं वो सीवियर, बहुत ही ज़्यादा कठोर और तीक्ष्ण हो जाती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, पहले जो उसने एक तेंदुए जैसी दाढ़ी बना रखी थी, अब वो उसे अपने आप में एक उपयुक्त आकार क्या कर देता है, प्रदान कर देता है, जो उसके पेशे या फिर उस व्यवसाय को क्या करता हो, अच्छा महसूस करवाता हो। और उसकी जो आंखें हैं वो बहुत तीक्ष्ण हो जाती हैं। तीक्ष्ण होने का तात्पर्य न्यायाधीश के रूप में उसकी आंखें इतनी तेज हो जाती है कि वो गलत और सही को अच्छी तरह से समझ पाता है। फुल ऑफ वाइज सॉज, और साथ में उसका दिमाग भरा रहता है कई बुद्धिमत्तापूर्ण ऐसी कहावतों से। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और न्याय करते हुए वो अनेक प्रकार के आधुनिक उदाहरण भी क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ये कुछ उस न्यायाधीश के रूप में उसकी योग्यताएं हैं। एंड सो, और इस प्रकार से ही प्लेज हिज पार्ट, वह अपना अभिनय दिखाता है पांचवी अवस्था में। तो पांचवी अवस्था लेखक ने बताई आपको जस्टिस के रूप में, न्यायाधीश के रूप में। न्यायाधीश जब वो बन जाता है तो गोलमटोल उसका पेट हो जाता है, जिसमें बड़े बड़े तंदुरुस्त चूजे उसने मांसाहार के रूप में ग्रहण किए होते हैं और अपना पेट भर लिया होता है। उसकी जो आंखें हैं बहुत ही तीक्ष्ण हो जाती हैं, किसी की गलती को वो आसानी से समझ पाता है। और उसकी जो दाढ़ी है वो सामान्य एक प्रकार की वो बना लेता है। और उसके दिमाग में अनेक प्रकार के बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें आती हैं, और साथ में आधुनिक उदाहरण भी वो अपने कई केसेस में क्या कर पाता है, दे पाता है। इस प्रकार से वो अपना पांचवा स्टेज का जो अभिनय है वो क्या करता है, निभाता है। इसके बाद में हम देखते हैं छठवीं अवस्था, द सिक्स्थ एज, और इस प्रकार से बढ़ती है फिर छठवीं अवस्था, शिफ्ट्स, जो कि स्थानांतरित हो जाती है इनटू द लीन, एक बिल्कुल दुबले पतले से, एंड स्लीपर्ड पेंटालून, एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति की तरफ जो क्या करता है, चप्पल पहनता है। स्लीपर का तात्पर्य आप चप्पल जानते हैं। तो छठवीं जो अवस्था है वो लेखक बता रहा है एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जब व्यक्ति जवानी में मोटा ताजा रहता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो वो क्या हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। और साथ में वो जो जूते वगैरह पहले पहनता था उनको वो छोड़ देता है और चप्पलें पहनने लगता है। और ऐसी अवस्था में दुबले पतले और चप्पलों के साथ वह एक अजीब तरीके का बूढ़ा आदमी क्या होता है, लगने लग जाता है। विद स्पेक्टेकल्स ऑन हिज नोज, और ऐसा करते हुए जब उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है तो वो अपने नाक पर एक चश्मा भी रख लेता है। एंड पाउच ऑन साइड, और साथ में उसके साइड की बगल की जो चमड़ी है वो भी क्या हो जाती है, लटक जाती है। क्योंकि जवानी में, या फिर जिसे आप अभी जस्टिस स्टेज कह रहे थे, उस समय उसकी तोंद जो कि बिल्कुल गोल मटोल थी, अब बुढ़ापे के कारण उसकी जो तोंद है वो, उसकी जो चमड़ी है वो लटक चुकी है एक पाउच के रूप में, एक थैली के रूप में। हिज यूथफुल हॉज, और साथ में वो उसके जवानी के जुराब या फिर पायजामा जिसे आप कह सकते हैं, वेल सेव्ड, जो उसने बहुत ही सावधानी से बचा कर रखा था, ए वर्ड टू वाइड, वो उसका पायजामा उसे बहुत ढीला महसूस होता है। क्यों, क्या कारण है, फॉर हिज श्रंक सैंक, क्योंकि इसकी जो टांगे हैं वो बुढ़ापे के कारण, कमजोरी के कारण सिकुड़ गई हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो जवानी में भारी जो आवाज़ उसकी थी, एक मर्दानी जो आवाज़ थी, टर्निंग अगेन, वो वापस बदल जाती है इनटू चाइल्डिश, एक बच्चे के समान, टेरेबल पाइप्स, एक बिल्कुल ऊंची और पतली आवाज़ में। एंड विशल्स इन हिज साउंड, और जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ से ऐसा लगता है जैसे वो क्या कर रहा है, किसी प्रकार की सीटी बजा रहा है। तो छठवीं अवस्था की जो अवस्था है वो अपने आप में बहुत विचित्र है। उस समय पहले की अवस्थाओं में जो आदमी मोटा ताजा हुआ करता था वो अब लीन हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, चप्पलें पहनने लगता है, और बूढ़ी अवस्था में वो एक अजीब व्यक्ति पेंटालून क्या होता है, नजर आने लगता है। अपने नाक के ऊपर स्पेक्टेकल्स, चश्मा वो पहनने लगता है, और उसकी जो चमड़ी थी वो साइड में क्या हो जाती है, लटक जाती है। और उसकी जवानी का जो पायजामा था या जुराब थे, वेल सेव्ड, जो उसने बहुत ही सावधानी से बचाकर रखे थे,
ए वर्ल्ड टू वाइड, वो उसके जुराब या पायजामे अब उसके शरीर को बहुत ढीले महसूस होते हैं, क्योंकि हिज श्रंक शैंक, क्योंकि उसकी जो टांगे थी वो अब क्या हो जाती हैं, बीमारी के कारण या बुढ़ापे के कारण क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। और इसकी जो मर्दानी आवाज़ थी, मैनली वॉइस थी, वो वापस बदल जाती है किसमें, चाइल्डिश ट्रबल पाइप्स में, बच्चे के समान ऊंची और पतली आवाज़ में। और उसकी जो आवाज़ है, जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ में से सीटी बजने जैसी आवाज़ें क्या होती हैं, महसूस होती हैं। ये उसके छठवीं अवस्था की क्या थी, बातें थी। अब हम बढ़ते हैं उसके सातवीं अवस्था के बारे में। ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं है, ये सभी मनुष्यों के बारे में बात है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और फिर आती है उसकी वो अंतिम अवस्था, दैट एंड्स, जो खत्म कर देती है दिस स्ट्रेंज, इस अजीब सी इवेंटफुल हिस्ट्री, घटनाक्रम से परिपूर्ण इतिहास को। उसने जितना भी इतिहास बनाया है अपने भूतकाल में, अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जो उसकी जितने भी उसने कुछ काम किए हैं उन सारे कार्यों को वो अवस्था खत्म कर देती है। इज सेकंड चाइल्डिशनेस, और ये जो दूसरी अवस्था है वो है अपने आप में दूसरे बचपन की अवस्था। अब वो मनुष्य पहले जब उसने जन्म लिया था तो अपना बचपन उसने गुजारा था, अब जब वो 6th एज से आगे बढ़ता है तो भी वो अपनी दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, बचपन की अवस्था। एंड मियर ऑब्लिवियन, क्योंकि उस समय अंतिम अपनी अवस्था में वो भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। सेंस टीथ, और जब वो बिल्कुल बुढ़ापे में मृत्यु की तरफ जाता है तो उसके दांत गिर जाते हैं, वो दांतों के हीन हो जाता है। सेंस आइज, आंखों से हीन हो जाता है। आंखों से हीन होने का तात्पर्य उसकी जो दृश्य शक्ति थी वो खत्म हो जाती है। सेंस टेस्ट, उसकी जीभ से जो स्वाद चखने की क्षमता थी वो भी खत्म हो जाती है। सेंस एवरीथिंग, और इस प्रकार से अंतिम अवस्था में उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, वह सभी चीज़ों से क्या हो जाता है, हीन हो जाता है। इसीलिए इसे मनुष्य के जीवन की द्वितीय बचपन अवस्था क्या किया गया है, बताया गया है। तो आइए एक बार फिर क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो लेखक ने आपको बताई है। लेखक ने कहा है कि ये जो सारा संसार है वो अपने आप में एक रंगमंच से जुड़ा हुआ है, और इसमें जितने भी स्त्री और पुरुष हैं वो सारे क्या हैं, अभिनेता हैं। वो यहाँ आते हैं इस संसार रूपी रंगमंच के ऊपर, अपना अभिनय दिखाते हैं और यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, चले जाते हैं। और एक मनुष्य अपने पूरे जीवन में अनेक प्रकार के अभिनय क्या करता है, दिखाता है, और जितने भी अभिनय वो करता है वो उसके जीवन की 7 अवस्थाएं कहलाती हैं। लेखक ने आपको बताया कि पहले उसके जीवन की जो अवस्था है वो एक शिशु की अवस्था है। जब वो शिशु होता है तो वो रोता है, मिमियाता है, और साथ में वो उल्टियाँ करता रहता है अपनी दाई के हाथों में। ये उसकी पहली अवस्था है। और दूसरी अवस्था में वो एक वाइनिंग स्कूल बॉय बन जाता है, शिकायत करता हुआ स्कूल में जाने वाला बच्चा, जो अपने साथ अपना सैसल को लेकर रखता है, अपने छोटे थैले को रखता है, और सुबह सुबह जब वो स्कूल में जाता है तो उसका चेहरा चमक उठता है। हालांकि क्रीपिंग लाइक स्नेल, लेकिन वो घोंगे के समान रेंगता हुआ स्कूल की तरफ जाता है। क्यों? अनविलिंग टू स्कूल, क्योंकि स्कूल जाने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती है। ये उसकी दूसरी अवस्था होती है। तीसरी अवस्था के रूप में वो एक लवर बनता है, एक प्रेमी बनता है, और साइंग लाइक फर्नेस, अपनी प्रेमिका को याद करके वो एक भट्टी के समान आहें भरता है, और एक दर्द भरा गीत बैलेड वो क्या कर देता है, लिख देता है। मैट टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, ये गीत वो लिखता है अपनी प्रेमिका की बाहों की याद में या अपनी प्रेमिका की याद में। फिर वो बढ़ता है अपनी चौथी अवस्था की तरफ, जो कि एक सोल्जर की है, सैनिक की है, और सैनिक होते हुए वो अनेक प्रकार के कस्में और वादे करता है अपने देश के खातिर, और एक तेंदुए के समान अपनी बियर्ड रख लेता है, अपनी दाढ़ी रख लेता है, और सम्मान के लिए वो हमेशा ईर्ष्यालु रहता है, लोगों से ईर्ष्या करता है। हालांकि सडन एंड क्विक रहता है, हमेशा तैयार रहता है इन क्वेल अपने देश के लिए लड़ने के लिए, हमेशा वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा रहता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, हालांकि वो उस क्षणभंगुर कुछ समय की जो इज्जत है उसके लिए इवन इन द कैनन्स माउथ, किसी तोप के मुंह में जाने के लिए भी तैयार रहता है, मतलब किसी प्रकार का उसे भय महसूस नहीं होता। इसके बाद में अवस्था आती है एक जस्टिस की, एक न्यायाधीश की। जब वो न्यायाधीश बनता है तो वो मोटा तेजा हो जाता है, उसकी जो पेट है वो गोल मटोल हो जाता है, क्योंकि वह बहुत सारे नर चूजों का मांस क्या कर लेता है, खा लेता है। उसकी जो आंखें होती है बहुत तेज तीव्र होती है, तीक्ष्ण होती है, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति के गुण और दोषों को जान पाता है। और इस अवस्था के कारण, अपने व्यवसाय के कारण, वो एक फॉर्मल कट
अपनी दाढ़ी का बना लेता है और उसका जो दिमाग है अनेक प्रकार के बुद्धिमान कहावतों से भरा रहता है, बुद्धिमत्ता की कहावतों से, और साथ में अनेक आधुनिक उदाहरण भी वो क्या करता है अपने उस कार्यकाल में देता है। इस प्रकार से वो अपना अभिनय दिखाता है। ये उसकी 5वीं अवस्था थी। इसके बाद में आती है उसके जीवन की 6वीं अवस्था, जो कि एक पेंटालून के रूप में थी, एक अजीब बूढ़े व्यक्ति के रूप में थी, जो कि दुबला पतला हो गया है और जिसने चप्पलें पहन रखी है और अपने नाक पर अपना एक चश्मा लगा रखा है, और साथ में उसकी जो चमड़ी है वो चारों तरफ लटकी हुई है ऐसे एक थैले के समान। और इस प्रकार से उसका जो जवानी का जो उसके पास पायजामा था या फिर जुराब थे, जो उसने बहुत ही ध्यान से अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखे थे, वो पायजामा उसको बहुत ढीला महसूस होता है। क्यों? इसका कारण ये था क्योंकि जवानी में तो वो मोटा था, लेकिन अब बुढ़ापे में उसके जो पैर हैं वो क्या हो गए हैं, श्रंक हो गए हैं, वो क्या हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं। और उसकी जो मर्दानी सी भारी जो आवाज़ थी वो अब बच्चे के समान तीखी और ऊंची आवाज़ में बदल जाती है, और जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ में से सीटी बजने वाली जैसी आवाज़ें क्या होती हैं, निकलती हैं, सुनाई देती हैं। इस प्रकार से उसका 6वां स्टेज होता है जीवन में, और इसके बाद वो अपने अंतिम स्टेज की तरफ बढ़ता है, जिसे लास्ट सीन ऑफ लाइफ कहा गया है, अंतिम दृश्य कहा गया है जीवन का। और इस अंतिम दृश्य में उसके जीवन में जितनी भी स्ट्रेंज इवेंट्स हुए थे, जितने भी अजीबोगरीब घटनाएं घटी थी जो इतिहास के रूप में उसके साथ थी, वो सब एंड्स हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है। और ये उसके जीवन का दूसरा बचपन कहलाता है, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसे कुछ भी क्या नहीं होता है, याद नहीं रहता है। ऑब्लिवियन का तात्पर्य होता है विस्मृत रह जाना, और विस्मृत का तात्पर्य है भूल जाना। सेंस टीथ, उस समय उसके पास दांत नहीं होते हैं। सेंस आइज, आंखों में रोशनी नहीं होती है, देखने की क्षमता नहीं होती है। सेंस टेस्ट, और इसमें उसे स्वाद लेने की क्षमता भी नहीं रहती। एंड सेस एवरीथिंग, और जब ये चीज़ें मनुष्य के पास नहीं रहती है तो अपने आप में मनुष्य के पास कुछ भी नहीं रहता। और इस प्रकार से ये जो अंतिम अवस्था है वो अत्यंत वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। उसकी समस्त इंद्रियां निर्बल और असक्षम हो जाती हैं। इस प्रकार से वह वापस शिशु अवस्था में पहुंच जाता है। यह उसका दूसरा बचपन नहीं है, तो बताओ क्या है। इस प्रकार से लेखक ने, शेक्सपियर ने बहुत ही मनोरम दृष्टि से आपके सामने मनुष्य की 7 अवस्थाओं का क्या किया है, वर्णन किया है, जिन्हें हम अक्सर अपने जीवन में क्या करते हैं, इस संसार रूपी मंच के ऊपर क्या करते हैं, निभाते हैं। तो ये आपकी पोएम है, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, और अच्छी लगी हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।